नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी का ये पहला चैप्टर संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक विकास। ये आपको हर एग्ज़ाम में, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सीजीएल हो, जितने भी है, अभी हाल ही में जो एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चले हम इसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे। पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी देखेंगे, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो सब घटना चक्र से संबंधित रहेगा। तो चलिए हम लोग देर करते हुए अब शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए परिचय हम लोग पहले देखते हैं। भारतीय संवैधानिक का परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका परिचय क्या है कि भारत में जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही आरंभ हो गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, उसी समय से भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गया था, ठीक है। देखिए 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। भारत में व्यापार करने का अधिकार कौन दिया था? तो एलिजाबेथ ने दिया था। कौन दिया था? एलिजाबेथ कहाँ के महारानी थे? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। आया था किस लिए? व्यापार करने के लिए आया था, व्यापार करने का अधिकार मिला था उसका, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में के साथ भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के भी नींव रखा। आया था उन लोग व्यापार करने, पर हुआ का कि उन लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था की भी नींव रख दी। हुआ क्या कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया में चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट इत्यादि भारत में संवैधानिक विकास को प्रभावी रूप से प्रदान करता है। देखिए जितना भी आप अधिनियम पढ़ते होंगे, चार्टर अधिनियम हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ये सब क्या है? संवैधानिक विकास का ही प्रभावी स्वरूप प्रदान करता है। इन लोग यही जो है संवैधानिक विकास का शुरुआत है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, ठीक है। संवैधानिक विकास हम लोग पहला पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए संवैधानिक विकास जो है हम लोग इसमें दो तरह से पढ़ेंगे। एक 1773 से 1858 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन था। फिर 1858 से 1947 तक जो पढ़ेंगे वे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए 1773 में एक नियम आया था, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कंपनी को राजनीतिक सत्ता के विस्तार के साथ कंपनी के क्रियाकलापों को नियमित करने के लिए इस अधिनियमित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और किस लिए लाया गया था? तो कंपनी के राजनीतिक सत्ता के विस्तार के साथ कंपनी के क्रियाकलाप को करने के लिए लाया गया था, ठीक है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई, जिसमें क्या होता था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 4 सदस्य होते थे। कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसमें गवर्नर और 4 सदस्य थे और अपनी सत्ता का उपयोग करके संयुक्त रूप से शासन करते थे। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकार को कलकत्ता सरकार के अधीन कर दिया गया था। पूछता है कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए अब इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। बंगाल में क्या हुआ? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसका उद्देश्य क्षेत्राधिकार कहाँ तक था? तो जो सर्वोच्च न्यायालय बना था कोलकाता में, उसका क्षेत्राधिकार कहाँ था? तो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत और रेगुलेटिंग एक्ट में तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल उनकी परिषद द्वारा बनाए जाने वाले नियमों एवं विनियमों का इंग्लैंड की गतिविधियों के अनुकूल तथा उनका निबंधन उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य हो गया। क्या हो गया? उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य हो गया। और उच्चतम न्यायालय को एक निषेधाधिकार वीटो भी प्राप्त था। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा नियमित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध किया गया। देखिए इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के परिषद राजा के गवर्नर जनरल और उनकी परिषद द्वारा निर्मित नियम विनियमों को 2 वर्षों की अवधि के लिए अस्वीकृत करने का अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या था? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। क्या था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया,
तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था? कुछ नहीं था, इसमें था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया है, जिससे कंपनी का निर्देशक और नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ। कंपनी को चलाने के लिए कंपनी में को दो भाग में बांटा गया, कंपनी का निर्देशक और नियंत्रण बोर्ड। तो गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। जो पहले 4 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल के साथ रहते, उसको घटा के कितना कर दिया गया? 3। और प्रांतीय परिषद में भी सदस्यों की संख्या 4 से घटा के कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को मजबूत करना था। किसके जो 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था, इसका मुख्य काम क्या था? तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंध को मजबूत करना था। ठीक है, देखो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य क्या है? तो देखिए ये रेगुलेटिंग एक्ट के 2 वर्ष को 200 को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी दोष था उसको दोष को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी अधिकृत क्षेत्र को पर अधिकार किया गया था, पहला बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। तो ये रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कहा गया। इस एक्ट में राजनीतिक मामलों के लिए एक निकाय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। इस निकाय के लिए क्या हुआ? एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें 6 कमिश्नरों को नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। 6 कमिश्नरों के नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे कहा जाता था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा किए जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति किसका द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था। अब कहा कि 1786 का अधिनियम जो है, फिर आया 1786 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति को भी शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दिया गया 1786 के अधिनियम के तहत। और देखिए गवर्नर जनरल तथा सेनापति दोनों पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति से परिषदों के निर्णय पर वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। किसको प्राप्त था? तो गवर्नर जनरल को वीटो का प्राप्त था। अब आता है 1773 का चार्टर अधिनियम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक अधिकार ट्रेड मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए ट्रेड मोनोपोली बढ़ाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इस एक्ट से यह स्पष्ट है कि कंपनी ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व है। अब इस चार्टर द्वारा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार किया गया। अब है कि 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है? तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन तथा व्यापार के कंपनी को एकाधिकार बनाए रखेंगे। चलिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब आता है देखिए 1813 में क्या याद रखना है? तो सिर्फ सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो देखिए इसमें ज़्यादातर 1813 में यही पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर चीन तथा चाय को व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर देता है, खाली चीन और चाय को छोड़कर। अब है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए इस अधिनियम द्वारा तो सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर अधिनियम का निर्माण कराया। 1813 के चार्टर अधिनियम का निर्माण कराया। इस अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किया गया? तो जिनके द्वारा विधि निर्माण का एकाधिकार गवर्नर जनरल में सन्निहित कर दिया गया। विधि निर्माण का जो एकाधिकार था वह गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार परिषद के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई, जिसमें से एक विधि सदस्य होगा। जो परिषद के 4 सदस्य रखे गए उसमें से एक विधि सदस्य भी रखा गया। इस सदस्य को परिषद की बैठक में उसी समय एकाधिकार के रूप में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त था जब परिषद विधि निर्माण का कार्य कर रही हो। ठीक है ना।
अब इस अधिनियम के द्वारा भावी केंद्रीय विधानमंडल अथवा शाही विधान परिषद की नींव रखी गई। इस अधिनियम के द्वारा भावी केंद्रीय विधानमंडल अथवा शाही विधान परिषद की नींव रखी गई। शाही विधान परिषद की नींव रखी गई। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने हेतु अधिनियम बनाया गया और साथ ही अधिनियम द्वारा विधायिका विस्तार किया गया। पहला बार विधायिका का विस्तार किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कहा तो विधायिका का विस्तार किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल किया। कितने? 6 नए सदस्यों को शामिल किया, वृद्धि कर दी गई। अब इन सदस्यों में मद्रास, बम्बई और बंगाल तथा पश्चिमी प्रांतों में से प्रत्येक में एक नया प्रतिनिधित्व और एक मुख्य न्यायाधीश, एक कनिष्ठ न्यायाधीश भी होगा। एक कनिष्ठ न्यायाधीश भी होगा। देखिए तो इसमें कौन होता था? तो एक मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश का भी प्रावधान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सेनापति को असाधारण सदस्यता प्रदान की गई और इस प्रकार विधान परिषद की कुल संख्या कितने हो गए? तो 12 हो गया। विधान परिषद के 1853 तक कितना हो गया था? तो 12 हो गया था। अब है 1858 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए 1858 का चार्टर अधिनियम क्या है? तो देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ताज ने कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया था। 1858 के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश ताज था कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया और इस अधिनियम के अंतर्गत यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। क्या क्या परिवर्तन किया? तो कोड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपा गया, जिससे भारत का मंत्री पद के समान रखा गया। क्या हुआ कि 1858 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का युग समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन शासन चलने लगा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको समाप्त करके ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए सदस्य को सौंप दिया गया। उसे भारत का मंत्री पद का प्रदान दिया गया। ठीक है, तो भारत मंत्री को भारत शासन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार प्राप्त है। जो भारतीय मंत्री का पद प्रदान किया गया उसको अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार प्रदान किया गया। भारत मंत्री की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की नियुक्ति ताज के द्वारा की जाती है तथा उनकी सदस्य परिषदों की नियुक्ति सब परिषद भारत मंत्री द्वारा की जाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो है गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी, किंतु उस पर ब्रिटेन की महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी। थी। ठीक है, और सिविल सर्विस में नियुक्त खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सर्विस कमीशन कराया गया। 1858 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही खुली प्रतियोगिता करवाया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1858 के अधिनियम के तहत है। इसमें क्या क्या हुआ? तो भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसमें भारत मंत्री द्वारा किया जाता था और ब्रिटेन की महारानी को स्वीकृति आवश्यक कर दिया गया। अब है 1861 की भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने विधान परिषद के सदस्यों हेतु इस अधिनियम को पारित किया था। किसके लिए? तो विधान परिषद के विस्तार हेतु किया गया था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इस अधिनियम में विधि निर्माण के प्रयोजन के लिए गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 6 से 12 सदस्य की वृद्धि की गई तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष किया गया। विधान परिषद की 6 से 12 कर दिया गया और उनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ विषयों को प्रस्तावित करने के लिए गवर्नर जनरल के पूर्वानुमान अनिवार्य कर दिया गया। और क्या किया है? तो भारतीय विधानमंडल के और उनके प्रत्येक प्रस्ताव पर सपरिषद भारत मंत्री के माध्यम से महारानी की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस परिषद में गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार प्राप्त था तथा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर भी सकता था। पूछता है कि अध्यादेश किस अधिनियम का देन है? तो 1861 का अधिनियम का देन है। किस अधिनियम का? तो 1861 का अधिनियम का देन है। ठीक है, अब यह 1892 का अधिनियम। देखिए 1892 भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि विधान परिषद के सदस्यों को तो विस्तार किया गया और इस अधिनियम का मुख्य विशेषता था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में 8 से 20 नए सदस्य की नियुक्ति किया है। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में 8 से 20 नए सदस्य किए गए। इसमें से 40% गैर सरकारी होते थे। क्या होते थे? नॉन गवर्नमेंटल होते थे।
इस अधिनियम के 100% गवर्नर जनरल को विधान परिषद में वित्तीय विषयों की चर्चा करने तथा कुछ प्रश्न के संबंध में, देखिए कहा कि इसमें तो 1892 में भारत परिषद अधिनियम को 8 से 20 कर दिया गया और जिसमें से 40% गैर सरकारी होता था, ठीक है। और इसमें कहा होता था कि वित्तीय विषयों के विवेचन करना तथा प्रश्न के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं अधिकार दिया गया, किंतु ऐसे नियम पर परिषद के मंत्री सहमति अनिवार्य था। 1909 के भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत उदारवादी तथा सुधारों के मांग किया गया। उदारवादी और सुधारों की मांग स्वराज प्राप्त की गई। उग्रवादी आंदोलन और असंतोष को कुछ सीमा तक शमन करने के लिए लिया गया। यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत था तथा इसमें 4 प्रकार के सदस्य होते थे: पदेन सदस्य, मनोनीत, सरकारी सदस्य, मनोनीत। इसमें कितना 4 सदस्य होते थे, ठीक है। देखिए इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को कहा कि बजट को अंतिम रूप स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को ऋण देने, अतिरिक्त अनुदान देने तथा नए कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित करने का अधिकार था। अगस्त प्रस्ताव 1917, आप देखेंगे अगस्त प्रस्ताव 1917। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार को यह उद्देश्य भारत शासन को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अब देखिए हम लोग भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन तथा सहयोग किया गया तथा आशा की थी कि युद्ध समाप्ति पर उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होगा। इसी आशा से कुछ सीमा पूरा करने हेतु 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की प्रस्तावना में जन आधारभूत सिद्धांतों एवं नीतियों का उल्लेख किया गया। वह अधिनियम जैसे में भारतीय प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीय सहयोग वृद्धि करना और स्वशासी संस्थाओं का विकास करना। इसका उद्देश्य धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश क्राउन शासन के अधीन नई सरकार की स्थापना करना था, ठीक है। इसका कार्य का वितरण क्या था? तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा सरकारी कार्यों को केंद्रीय और प्रांतीय 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने? तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इस अधिनियम में प्रांतीय विषय को पुनः 2 वर्गों में हस्तांतरित कर दिया गया: संरक्षित और संरक्षित। गवर्नर हस्तांतरित विषयों पर शासन उन मंत्रियों के परामर्श से कर सकता था जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। संरक्षित विषयों के शासन गवर्नर उन परामर्शदाताओं की सहायता से किए जाते थे। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, सदस्यों के वर्ग। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्य निर्वाचित थे: 70% निर्वाचित होते थे, 10% मनोनीत होते थे और 20% गैर मनोनीत होते थे, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र में कहा था तो सीमित मताधिकार था। निर्वाचन क्षेत्र में सीमित अधिकार और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया। पहला बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी व्यवस्था किया गया था, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों को 2 वर्गों में, 2 सामान्य तथा विशिष्ट वर्ग थे। समान वर्ग में कौन थे? तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय। और विशिष्ट वर्ग में भूस्वामी, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल आदि को एक अलग विशिष्ट वर्ग रखा गया था। केंद्रीय विधानमंडल की सदस्यता संख्या क्या थी? तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिसमें से 33 को निर्वाचित होते थे और 27 को मनोनीत, जबकि केंद्रीय विधान सभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ना है। बाकी अब देखिए अब है 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए यह अधिनियम 1930 से 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन द्वारा प्रस्ताव में पारित संवैधानिक सुधार के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान क्या है? तो यह एक सुगठित एवं विस्तृत अधिनियम था, जिसे
अनुच्छेद 321 एवं 10 अनुसूची थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। संघ की इकाइयों में ब्रिटिश प्रांत, विदेशी रियासतों को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा शासकीय कार्यों को संघ सूची में 59 विषय और प्रांतीय इसके 3 सूची में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे तो 59 और प्रांतीय सूची में 54 विषय था और समवर्ती सूची में 36 विषय में विभक्त था। ठीक है, आपातकाल का भी प्रावधान इसी में किया गया था। संघीय विधायी का सदनीय उच्च होगा, राज्यसभा में सदन का व्यवस्था भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को बर्मा से पृथक किया गया, अलग किया गया। भारतीय परिषद का विघटन किया गया। इस अधिनियम द्वारा संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह अधिनियम वर्ष 1937 में अस्तित्व में आया तथा 1939 में प्रांतीय सरकारों के त्याग पत्र के साथ किया गया। चलिए अब देखेंगे क्रिप्स मिशन। तो देखिए 1942 का क्रिप्स मिशन कब आया था तो 1942 में। इसका काम क्या था तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 के बीच, उसमें 1942 में भारत आया और क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था तो युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का प्रदान करने का प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने रखा। माना गया कि युद्ध के उपरांत प्रभुत्व स्थिति वाला भारतीय संघ की स्थापना किया जाएगा। क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा के गठन की ठोस योजना प्रस्तुत की। प्रस्ताव के अनुसार देशी रियासतें के लिए इच्छा पर आधारित था कि वह संविधान के निर्माण सभा और संघ में शामिल हो या न हो। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया, जिसका कारण यह मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। मंत्रिमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में हुए चुनाव को लेबर पार्टी सरकार ने बनाया है। किसने बनाया है? लेबर पार्टी ने बनाया है। इसने ब्रिटिश मंत्रिमंडल में 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर समिति को भेजा गया। इस समिति ने सभी राजनीतिक दलों को प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात 16 मई 1946 को संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया। इसका गठन के अंतर्गत अंतरिम सरकार से संबंधित योजना प्रस्तुत की गई। भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगे। संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका होगी, जिसमें प्रांत तथा देशी रियासतें का प्रतिनिधित्व होगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 89 सदस्य 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देशी रियासतों से होंगे। प्रांतों में सदस्यों का संख्या निर्धारण वहाँ की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, जो कि 10 लाख के जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अंतर्गत संविधान के निर्माणावधि में शासन संचालित करने हेतु एक अंतरिम सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। अंतरिम सरकार में सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था की थी और सरकार में कुल 14 सदस्यों की होने की व्यवस्था की गई, जिसमें से 6 कांग्रेस के हुए, 5 मुस्लिम लीग के, 1 भारतीय ईसाई और 1 सिख और 1 पारसी समुदाय के हुए। 14 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार की स्थापना की, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद होने के कारण मुस्लिम लीग ने अपने स्वीकृति वापस ले लिया और 16 अगस्त 1946 को अब क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है तो 16 अगस्त 1946 को। इसे के पश्चात सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गया। इसी के पश्चात क्या हुआ कि सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 13 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम अंतिम सरकार में शामिल हो गया। अंतिम सरकार में शामिल होने के पश्चात लीग ने असहयोग एवं विरोध की नीति अपनाई और अंततः बहिष्कार कर दिया। शामिल हुआ पर उन लोग विरोध कर ही दिया। देखिए अंतरिम सरकार में कब विभाग, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय,
जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, CH भाभा को कार्य एवं खान एवं ऊर्जा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं परिवहन, आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मिला, सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं परिवहन विभाग, II चुंदरकर को वाणिज्य विभाग, लियाकत अली खां को वित्त, अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु सेना, गफनर अली को स्वास्थ्य विभाग और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मिला। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मिला। चलिए अब है कि माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1900 देखिए अब है क्या, एक मिनट, देखिए अब है माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947 कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार गठित संविधान सभा मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किए जाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार के सत्ता हस्तांतरण के कार्यक्रम में कठिनाई उत्पन्न हुआ। क्या कठिनाई हुआ? तो ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा, जो मार्च 1947 को भारत पहुंचा। माउंटबेटन ने विभिन्न दलों से परामर्श करने के पश्चात भारत के विभाजन की घोषणा की। विभिन्न दलों से परामर्श करने के बाद क्या किया कि भारत के विभाजन की घोषणा की। इस प्रस्ताव में माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में यह कहा गया कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान भारत का विभाजन ही है। इस योजना में विवादास्पद 3 प्रांत थे, असम, बंगाल और पंजाब के भी विभाजन का प्रावधान था। इसमें उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा निर्णय किया जाना था कि वह पाकिस्तान में शामिल होगा या भारत में रहना चाहेगा। इस योजना में असम के सिलहट भाग में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि असम में रहेगा पूर्वी बंगाल में, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था। और ब्रिटिश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत यह घोषणा कर दी कि जून 1948 से पूर्व भारत में सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। माउंटबेटन योजना को सभी दलों ने स्वीकार किया था। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। तो माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया जाने के पश्चात ब्रिटिश संसद के समक्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया। ठीक है, इसमें कहा हुआ कि इस अधिनियम में दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की, भारत और पाकिस्तान। इस अधिनियम में पंजाब एवं बंगाल के विभाजन उनके बीच सीमा निर्धारण के लिए आयोग बनाए गए। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त सिंधु उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का तिलहट भाग, बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान तथा 8 कुछ छोटी देशी रियासतों को शामिल किया गया। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी में शामिल होने की छूट दे दी गई। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान या किसी में भी शामिल होने के लिए छूट दिया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत इस अधिनियम ने दोनों राष्ट्र को संविधान सभा अपने अपने देश का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही दोनों राष्ट्र कॉमनवेल्थ बेल्ट से अलग होने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह भी कहा गया कि आप कॉमनवेल्थ से अलग भी हो सकते हैं। संविधान निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों का शासन 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में उस अधिराज्य की स्थापना सभा उस समय तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी जब तक नवीन संविधान के अनुसार एक नए विधानमंडल गठन न हो जाए। इस अधिनियम ने स्वतंत्रता के पश्चात 15 अगस्त 1947 को दोनों राष्ट्रों तथा उनके किसी विभाग को ब्रिटिश सरकार का निर्णय नहीं रहेगा। कहा होगा ब्रिटिश का निर्णय नहीं रहेगा। चलिए, तो आज हम लोगों ने एक वीडियो में पूरा संवैधानिक विकास देखा है। ठीक है, इसका इससे जितने भी है नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ मिलेगा, जो किसी न किसी एग्जाम में PYQ होगा। जो भी MCQ होगा PYQ होगा। ठीक है, और ये PYQ किसका होगा? तो आपका रेलवे से संबंधित हो, रेलवे रहेगा, पेन नहीं काम कर रहा है, रेलवे से रहेगा, SSC का रहेगा, घटना चक्र का जो भी रहेगा, मतलब सब PYQ ही रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।